अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट आपके पास है, कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस। कहता है मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है ना, आप ये बार लगाते हो, तो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट। आपने क्रॉस प्रोडक्ट भी लेना है और आपने स्केलर प्रोडक्ट भी लेना है। ठीक है, ऑफ टू वेक्टर्स, कोई से दो वेक्टर्स लेट्स सपोज ए और बी है हमारे पास, आर 4√3, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो है 4√3 के बराबर है। और स्केलर का दूसरा नाम था डॉट प्रोडक्ट जो है आपके पास 4 के बराबर है। तो कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आपने दोनों वेक्टर्स ए और बी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा में आपने लिखा कि ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ 4√3, और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट को खोलें तो आपके पास ए बी साइन थीटा आपके पास आता है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा उसने कहा था डॉट प्रोडक्ट आपके पास 4 के बराबर है, और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि हमारे पास जो है कॉस थीटा आता है, क्रॉस में साइन थीटा आता है और डॉट में आपके पास कॉस थीटा आता है। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 2 फाइंड में आपने लिखा कि थीटा हमने फाइंड करना है। कैलकुलेशन की नेक्स्ट हेडिंग देंगे। आप देखिए दो इक्वेशंस आपने बना ली हुई हैं, आपने थीटा फाइंड करना है। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था जब भी आपने डायरेक्शन या थीटा फाइंड करना हो तो आपका टेन बनाना होता है। तो देखें यहाँ साइन है और यहाँ आपके पास कॉज है, तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो हमने कहा डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4√3, उसको इक्वेशन नंबर 2 के साथ आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए ए बी से ए बी खत्म, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स हैं। साइन ओवर काज आपको क्या देगा 10, और 4 के साथ 4 खत्म, तो यहाँ √3। नेक्स्ट क्या है, 10 इस साइड पे, जब इस साइड से दूसरी साइड पे जाएगा तो 10 इनवर्स बन जाएगा। कैलकुलेटर पे 10 इनवर्स √3 लेंगे तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ए बी के दरमियान जो एंगल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.2। कहता है अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली। एक हेलीकॉप्टर है जो असेंड कर रही है, ऊपर को जा रहा है वर्टिकली। ठीक है, ऊपर को मतलब एक हवाई जहाज ऊपर को जा रहा है। तो कहते हैं एट द रेट ऑफ 19.6 ms-1। तो आपके पास ms-1 में आपकी क्या थी, विलासिटी। तो 19.6 मीटर पर सेकंड की विलासिटी से एक हेलीकॉप्टर ऊपर को जा रहा है। तो कहता है व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ, जब उसकी हाइट जो है 156.8 मीटर हो जाएगी, 156.8 मीटर जब वो ऊपर चला जाएगा अबव द ग्राउंड, जमीन से, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। अब यहाँ आपकी एक चीज़ नोट करने वाली है, हेलीकॉप्टर इस वेलोसिटी के साथ ऊपर को जा रहा है, और जब उसकी हाइट जो है, उसने स्टोन को जब नीचे फेंकना है तो तब उसकी हाइट क्या होनी है, 156.8 मीटर। अब ये स्टोन उसने कहाँ को फेंक, जाहिर अगर हवाई जहाज़ के अंदर स्टोन उन्होंने रखा है, उन्होंने नीचे को फेंका है। कहता है कि आ स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन को फेंका गया है, तो स्टोन आया आपका डाउनवर्ड। तो जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस मैंने तीनों एक ही वीडियो में करवाई थी। लास्ट पे कंक्लूजन में मैंने बताया था कि आपकी मेन चीज़ होनी है इनिशियल वेलोसिटी। जाहिर है आपने 3 इक्वेशंस की हैं, उसमें आपने इनिशियल वेलोसिटी भी यूज़ की थी, फाइनल वेलोसिटी भी यूज़ की थी, एक्सेलरेशन, फिर एस भी यूज़ किया था, डिस्टेंस और टाइम। मैंने कहा था मेन आपकी चीज़ ये वाली है। अगर जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, बाकी चीज़ों की भी वही डायरेक्शन है, तो फिर सारी पॉजिटिव लोगे। लेकिन अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी अपवर्ड है, और जाहिर है अब आपने जो है चीज़ को नीचे ड्रॉप किया, तो मतलब डायरेक्शन अब चेंज हो गई। तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी की इस साइड को डायरेक्शन और बाकी चीज़ों की डायरेक्शन जब चेंज आप कर देंगे, तो सबके साथ आपने माइनस का साइन लेना है। हमने ये डिटेल से समझा था। तो हाइट आपके पास जिस हाइट से वापस फेंका गया उसी के लिए हमने उसने कहना टाइम बताओ। कहता है हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। आपने हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना टाइम लगेगा उस स्टोन को ज़मीन तक पहुंचने के लिए। तो आपने हाइट, जाहिर जो हाइट आपने लेनी है वो हेलीकॉप्टर से ज़मीन तक की हाइट लेनी है। ठीक है, तो वो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी वो अपवर्ड है, और हाइट आपने नीचे के लिए लेना है क्योंकि स्टोन आपका नीचे को आना है, तो इसकी नेगेटिव आपके पास साइन आएगा। फिर एक्सेलरेशन ए को हम लोग जी में भी तो वहाँ चेंज कर रहे थे, वो भी आपका नेगेटिव आएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी फार्मूले में यूज़ करना है। टी हमने फाइंड करना है। कैलकुलेशन में हम लोग कहेंगे फार्मूले के हिसाब से कि इस डाटा के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल है कि आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, जो कि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ S पढ़ा था और यहाँ A पढ़ा था, लेकिन मैंने वही आपको समझाया था जब ऊपर से नीचे कोई चीज़ आ रही हो या नीचे से ऊपर वर्टिकल मोशन हो, तो S को H के साथ और A को G के साथ आपने रिप्लेस करना होता है। एज की वैल्यू दी हुई है, ऊपर उसने -156.8, VI हमें 19.6 दी है, T हमने फाइंड करना है, G की वैल्यू
वैल्यू -9.8 हमने ऊपर लिखी और टी यहाँ भी हमने फाइंड करना है, तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब -9.8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमें -4.5 देगा। बाकी आपने पूरी इक्वेशन पीछे से वैसे रहने देनी है, ठीक है। अब आपने इक्वेशन बनानी है, पहले टी स्केयर वाली टर्म होनी चाहिए। ये माइनस की है तो इसको उठा के उस साइड पे ले जाओ, तो टी ये अगर टर्म इस साइड पे माइनस की है, दूसरी साइड पे जाके प्लस की, इसको भी उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, ये भी माइनस की हो जाएगी। और ये जो यहाँ पहले से पड़ी हुई थी वो पहले ही माइनस के साइन के साथ ही आपने वैसे की वैसे लिख ली। अब आप चाहें तो यहाँ से आप जो है डायरेक्ट जो है फार्मूला लगा के कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं लगाना, थोड़ा शॉर्ट काट लें, तो ये 4.9 के साथ इस सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। ये काट देगा, यहाँ टी स्केयर रह जाएगा। कैलकुलेटर पे इन दोनों को भी आपने डिवाइड करके देख लेना है, तो आपके पास जो है एक आएगा 4 और एक आएगा -32 आंसर आएगा, ठीक है। अब 32 का कोई जोड़ा सोचे तो 8 का 4 के साथ आप पेयर बना सकते हो। इन दोनों में से टी आप कॉमन लेंगे, अंदर टी -8 रह जाएगा। इन दोनों में से आपने 4 कॉमन लेना है, तो यहाँ टी रह जाएगा और 4 8 32, तो अंदर टी -8 आ गया, ठीक है। अब दोनों में t -8 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाले, अंदर t+4 आपका रह जाएगी। अब आपने कहना इधर t -8 = 0 और यहाँ आप r लिखेंगे t+4 = 0। माइनस का 8 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 8, तो टाइम आपको लगा 8 सेकेंड्स। अगर यहाँ देखिए प्लस का 4 है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4, तो टाइम तो कभी भी जो है पीछे को नहीं जाता, टाइम हमेशा आगे को जाता है। तो इसको आप इग्नोर करोगे तो उस स्टोन को इतनी हाइट, उसने हाइट हमें कितनी दी हुई थी, मेरे ख्याल से उसने दी हुई थी -156.8 मीटर जो है की हाइट पे आपको 4 सेकंड लगेंगे उस स्टोन को नीचे आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड वाला। अच्छा, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल भी आपका बहुत अहम है। थर्ड वाला न्यूमेरिकल MCQs में वो स्टेटमेंट देता है, तो उसको कहता है एंगल बताओ। तो आपने ये स्टेटमेंट और इसका रिजल्ट जो हमारे पास 90 डिग्री आना है वो उस पर आपने टिक करना, तो ये न्यूमेरिकल के लिहाज से भी आपका अहम है, ठीक है। तो कहता है अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड A+B का दे रहा हूँ, मतलब A+B दो वेक्टर्स लिए, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है A-B वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के, देन प्रूव दैट A and B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब 90 डिग्री। कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर है कब होगी? जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर हम लोग हल करते हैं 90 डिग्री आ जाता है तो हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर है। तो मैंने कहा गिवन डाटा में हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे आपने टू फाइंड में लिख दें A and B आर परपेंडिकुलर, उसके बाद कैलकुलेशन की हेडिंग दे के ये दोबारा से लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो है आपने क्या करना है, अब इसको किसी न किसी तरीके से हल करना है। तो आपने स्केयर्स दोनों साइडों पे ले लेने हैं। अब स्केयर्स है तो मतलब ये 2 दफ़ा है, तो A+B एक पावर के साथ हमने अलहदा कर दिया और एक पावर के साथ अलहदा कर दिया, मतलब इसको 2 दफ़ा लिख लिया, इसको भी 2 दफ़ा लिख लिया। अब आपको मल्टीप्लाई करना आता है कि A को पहले A से करेंगे, फिर A को इस B से करेंगे, ये बन जाएगा, फिर B को A से करेंगे, ये बन जाएगा, और फिर B को B से करेंगे, ये। इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब ए सेल्फ प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, डॉट में हमने सेल्फ प्रोडक्ट पढ़ा था, तो वो हमारे पास किसके बराबर आता है? ए स्केयर के बराबर आता है। और डॉट में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, ठीक है। तो ये बी डॉट ए की जगह समझे कि ए डॉट बी लिखा हुआ है। तो इन दोनों को अगर आप प्लस भी करना चाहें तो प्लस भी कर लें, लेकिन मैंने प्लस इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ से भी इनको उठा के लेके आना है। तो अगर कर भी लेंगे तो कोई इशू नहीं, इस सारे को इकट्ठा 2AB लिख लो इस सारे की जगह, ठीक है। और ये फिर सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे, B स्केयर आएगा, यहाँ से सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे, A स्केयर आएगा, A स्केयर को उठा के इसी स्टेप में इस साइड पे ले आना है। इन दोनों टर्म्स को भी उठा के इस साइड पे ले आना है, दोनों के जो है साइंस चेंज हो जाएंगे। ये प्लस यहाँ से B स्केयर आएगा, उसको भी उठा के दूसरी साइड पर लेके जाओगे तो -B स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने तो डायरेक्ट जो है कटिंग कर दी हुई है, कटिंग इसकी होती नहीं है क्योंकि प्लस के साइन के साथ है, ये कटिंग नहीं होती है, सॉरी मैंने बोल दिया है। आपके पास A स्केयर की इस A स्केयर के साथ और B स्केयर की B स्केयर के साथ होती है, ये भी प्लस का है, प्लस का, ये कटिंग होती नहीं। तो 1 2 3 4, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 4A डॉट B, ठीक है। अब आपके पास 4 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करवा दें, नीचे आके जब डिवाइड होगा तो यहाँ से आपको 0 ही देगा। अब डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कॉस थीटा आता है, तो आपने इसको खोल दिया, ए बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा है। अब ये मैग्नीट्यूड है, हो सकता है ये 2 हो, ये 3 हो, कुछ इस तरह से वैल्यू होनी है, ठीक है। अभी आपका वेक्टर नहीं है तो उससे एक नया आपके पास आंसर आ जाना है, ठीक है। मतलब अगर 2 3 है, 2 3 = 6 तो हो सकता है ये 6 कॉस थीटा हो, तो ये 6 जो है आप समझे कि हमने इस साइड पर डिवाइड कर दिया, तो कॉस थीटा = आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कॉस इस साइड पे इसको दूसरी साइड पे लेके कॉस इनवर्स 0 बन जाएगा। कॉस इनवर्स कैलकुलेटर पे अगर आप 0 लिखेंगे तो आपको देता है 90। देखिए कैसे लिखना है, शिफ्ट कॉस, और हमने क्या लिखना था? 0, तो ये हमें देता है 90 डिग्री। तो ये आपके पास 90 डिग्री आ गया, हेंस A and B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या कहता है? कहता है अ बॉडी ऑफ मैस m, एक बॉडी है जिसका मैस कैपिटल M है, एट रेस्ट की हालत में, एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेज, फट जाती है और 3 पीस उसके हो जाते हैं। कहता है 2 ऑफ विच, 2 इनमें से, ऑफ मैस
कहते हैं टू ऑफ विच ऑफ मैस m/4 ईच। कहते हैं दो जो उसके पीसीज हैं ना, फॉर एग्जाम्पल समझे ये मेरे पास बॉडी है, ठीक है। कहते हैं ये बॉडी फट के तो तीन हिस्सों में हो जाती है। एक हिस्सा हम लोग ये समझ लेते हैं, एक हिस्सा हम लोग ये समझ लेते हैं और एक हिस्सा हम इसको कह देते हैं। कहते हैं दो पीसीज जो हैं उनमें से ईच हर एक मतलब इसका भी और इसका भी मैस आपने m/4 रखना है, सेम मैस रखना है। एंड थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दो पीस आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगे। जाहिर है दो पीस अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो तीसरा तो नहीं ना आप अंदर बना सकते, तीसरा इन दोनों के बाहर वाली साइड में कहीं बनेगा, ठीक है। विद वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अभी उसने हमें टोटल जो इन्फॉर्मेशन दी है, एक बॉडी है जिसका मैस कैपिटल M है, वो एकदम फटती है तो उसके 3 पीसीज हो जाते हैं। पहला जो है आपके पास एक मतलब दो पीसीज इस तरह जाके गिरते हैं कि वो दोनों 90 का एंगल बना रहे होते हैं, 90 का एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। और 90 का एंगल बना रहे होते हैं और दोनों का मैस जो है ना, इसका भी m/4 मैस है, इसका भी m/4 है, मतलब टोटल M है और इसका 4 वाला हिस्सा जो है ना इधर जाके गिरा है। टोटल मैस का m/4 का मतलब कि टोटल मैस का चौथा हिस्सा जो है इधर गिरा है और टोटल मैस का चौथा हिस्सा इधर गिरा है, ठीक है। तो कहता है कि और इनकी वेलोसिटीज भी बता रहा है। कहता है v1 वाली वेलोसिटी जो है 3 है और v2 वाली वेलोसिटी जो है आपके पास क्या है 4 है। तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल। तो जो थर्ड पार्टिकल है वेलोसिटी इसने v1 और v2 दोनों की दे दी हुई है। तो कहता है कि जो थर्ड वाला है ना उसकी वेलोसिटी आपने बतानी है विद विच इट विल फ्लो अवे। कहता है आपने फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, तीसरे पीस की आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है कि जिस वेलोसिटी से वो दूर जाकर गिरा है, ठीक है। अब जो है आपने लिखा मैस ऑफ फर्स्ट पीस m1 इज इक्वल टू कैपिटल M/4। उसने कहा था m1 और m2 m/4 है। साथ ही अगर आप लिख लेना कि v1 आपके पास क्या था, पहले के लिए 3 ms-1 था तो वो ज़्यादा आसान रह जाएगा। मैंने इतना लंबा उसको कर दिया वही छोटी छोटी हेडिंग्स दे के। तो साथ ही आपने कोमा लगा के v2 बता देना कि आपके पास क्या है 4 ms-1 है, ठीक है। अब उसने हमें पूछा क्या, टू फाइंड में आपने लिखना है m3 आपने फाइंड करना है। m3 उसने वैसे फाइंड करने के लिए उसने कहा है v3 फाइंड करना है, तो v3 के लिए आपके पास m3 होना चाहिए, ठीक है। तो v3 आपने फाइंड करना। टू फाइंड में लिखा कैलकुलेशन। अब मुझे बताइए एक बॉडी का टोटल मैस m है, ठीक है। अब वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है उसका मैस टोटल है जैसे 10 हम लोग कहते हैं 10 किलोग्राम उसका टोटल मैस है, ठीक है। अब वो 3 हिस्सों में गई है तो 3 हिस्से हो सकते हैं 5 किलोग्राम ये हो जाए, 2 किलोग्राम ये हो जाए, 3 किलोग्राम ये हो जाए, ठीक है। तो टोटल आपके पास 10 है और 2 का आपने मुझे बता दिया कि 2 जमा मतलब एक का 2 किलो और एक का 3 किलो, तो इसको आप जमा करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है टोटल मैस में से ये जो आपने दोनों का मैस को जमा करेंगे ना, मतलब टोटल में से इन दोनों के मैस को माइनस आप काट देंगे, ठीक है। ऐसे भी तो आप काट सकते हैं ना कि 2 + 3 और 2 + 3 फिर आपका 5 बनेगा। तो टोटल में से माइनस करना पड़ेगा इन दोनों का मैस। तो यही ट्रिक आप यहाँ लगाओगे थर्ड पीस के लिए। m3 आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि हमें मैस 3 के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। तो टोटल मैस था m, ठीक है। टोटल मैस था आपका m, उसमें से आपने क्या माइनस करना है आपने दोनों का। तो दोनों का मैस क्या था m/4, इसका भी था और पहले का और दूसरे का भी m/4 था। तो इन दोनों का जो टोटल आपके पास बनेगा मतलब इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा तो टोटल में से इसके आंसर को माइनस कर देंगे। अब आप देखिए नीचे एलसीएम सेम है तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो ना 2m/4, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है। तो m-2 m/4 आपने लिखा। अब देखिए आपके पास जो है आप इसकी कटिंग काट दे, 2 2s are 4, तो आपका यहाँ नीचे 2 आ गया। 2 आपने एलसीएम लिया, 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m बन जाएगा और ये 2 1s are 2 1 है, 1 को m से करेंगे तो आपके पास m आएगा। 2 - 1 करेंगे तो 1m/2 आपके पास m3 आ जाएगा। तो मैस 3 भी आपके पास आ गया। अब आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी के लिए आपने कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, आसान सा अगर मैं तरीका आपको बताऊँ। मैंने तो आपको बात ऐसे समझाई है कि मेरे पास जो है यहाँ एक बॉडी थी तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुई। एक हिस्सा जो है एक्स एक्सिस की तरफ गया है, एक हिस्सा जो है वाई एक्सिस की तरफ गया है। इसका मैंने कहा मोमेंटम m1 v1 है, मैंने m1 और v1 इकट्ठा लिखा तो वो असल में मोमेंटम कह रही थी, ठीक है। और ये आपके पास इसके लिए हम लोग कह लेते हैं मोमेंटम इसका p2 रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल m2 v2 आपके पास आ गया, ठीक है। अब तीसरा पार्टिकल आपका इस साइड पे गया है क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस साइड पे तो नहीं हो सकता, इसके ऑपोजिट साइड पे आपका होगा तो इसका मोमेंटम भी तो कुछ होगा, उसको हम लोग p3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 वेक्टर्स हैं। अब अगर हमने
कंजर्व करना है, टोटल मोमेंटम को कंजर्व करना है। तो टोटल मोमेंटम को कंजर्व क्या किस तरह आप लोग करेंगे कि मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कुलियन। यहाँ आपकी स्टेटमेंट थी ना बुक पे, ये देखें जैसे उसने एक्सप्लेन किया है, जैसे आपने फोर्स को किया था तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ठीक है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों होगा, देखें ना, आपने इन दोनों मोमेंटम का रिजल्टेंट निकालना है। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, ये जी ये इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये आपका एक्स वाला कंपोनेंट और ये वाई वाले कंपोनेंट को आप इस तरह ड्रा करके तो ये आप मोमेंटम मतलब इसका रिजल्टेंट निकाल लोगे। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आया है वो इक्वल होगा इसके ऑपोजिट वाले मोमेंटम के। कंजर्व करना है ना, तो मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कुलियन, लेकिन यहाँ डायरेक्शन की चेंजिंग है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया, ठीक है। इस वाले मोमेंटम को जो है आपने अगर इसको P1 इसको P2 रखा है तो इसको P डैश रख लें, इसको चले P डैश रख लेते, 1 2 नहीं रखते हैं। बात की समझ आई कि नहीं। अब मोमेंटम की कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कुलियन, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज इसलिए आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब बिफोर कुलियन में आपके पास मोमेंटम क्या था, जैसे आप फोर्स निकालते हो, आपने हेड टू टेल रूल 9th में सीखा था, रिजल्टेंट फोर्स आपने निकाली थी, इसी तरीके से निकाली था। आपने इसको एफ वाई का नाम दिया था, इसको एफ एक्स का और इसको एफ का नाम दिया था। तो आपने इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था, एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर। तो ऐसे ही हमने मोमेंटम का निकाला है, क्योंकि हमने मोमेंटम का भी तो रिजल्ट लिया है ना। तो आप क्या करेंगे, P जो है आपके पास 1 का स्केयर, मतलब P1 का क्या है, M1 V1 का स्केयर प्लस M2 V2 का स्केयर, ठीक है। जैसे हमने ये Fx का स्केयर Fy का स्केयर, ऐसे ही हमने x वाला कंपोनेंट आपके पास M1 V1 का स्केयर प्लस M2 V2 का स्केयर इक्वल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। अब P3 के लिए हमारे पास जो है मैथ्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अभी हमने P3 के लिए मैथ्स कैलकुलेट किया था ना, ये हमने क्या निकाला था, ये इस तरीके से m/2 निकाला हुआ था। मैथ्स तो हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला होता है mv, मैथ्स तो हमारे पास आ गया कि m/2, ठीक है। और वेलोसिटी इसकी v3 नाम रख लेते हैं, पहली का v2 v1 v2 और v3 इसका रख लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव साइन तो ये वाला आपका है, तो बात की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए m1 आपके पास क्या था, m1 उसने दिया था m/4 दिया हुआ था, और वेलोसिटी v1 हमें 3 दी हुई थी, तो इसके आगे 3 लिखने के बजाय मैंने पीछे लिख दिया है। m2 भी उसने m/4 दिया हुआ था और वेलोसिटी v2 हमें 4 दी हुई थी गिवन डाटा में, ठीक है। उसके बाद ये m/2 ऐसे ही और v3 भी आपका एज इट इज़। अब देखिए इसका स्केयर खोलें, 3 पावर 2 लेंगे 9, m पावर 2 लेंगे तो m का स्केयर आ जाएगा, 4 पावर 2 लेंगे 16, ऐसे ही ये 4 से कैंसिल, m पावर 2 यहाँ आ जाएगा। इस साइड को नहीं भी आपने हल करना। अब आपका 16 जो है एलसीएम बन रहा है, तो 16 का टेबल पड़े, 16 1 है, 1 को 9m स्केयर करेंगे तो 9m स्केयर ही आएगा। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 16m स्केयर से जाकर मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं वही मैंने तरीका फॉलो किया है। अब 16 + 9 करेंगे तो आपके पास 25 बन जाएगा। अब 25m स्केयर ओवर 16 किसका होल स्केयर बनता है, तो 25 5 का बनता है, आपने इसकी जगह 5m का पहले स्केयर है, m आपने लिखा और 16 आपका 4 बनता है, तो 5m ओवर 4 का होल स्केयर बन जाएगा। और ये चीज़ आपकी एज इट इज, स्केयर रूट से खत्म, 5m/4 आपका इस साइड पे आएगा और ये माइनस इस साइड पे, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, तो हमने तो वेलोसिटी थर्ड पार्टिकल की उसने कहा फाइंड करनी है, तो v3 हमने फाइंड करना है। v3 को आप इसी साइड पे रहने दें, ये 2 जो है इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा, और ये -m इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 वाली साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो m से m आपका कैंसिल, ये माइनस आपने साइड पे लिखा, 10 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो -2.5 मीटर/सेकेंड की आपकी वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये इसका एक इजी तरीका है। एक और इसका तरीका है जिसे मैंने पहले करने की कोशिश की थी, वो बहुत लंबा जा रहा था, लेकिन आप साथ बता देंगे 2.5 के साथ जो माइनस का साइन आया आपने बता देना है, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस इज ऑपोजिट टू रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 2 पीसेस। जो मैंने सिखाया था कि इस साइड की जो मतलब आपके पास जो मोमेंटम है वो आपके पास जो है इसके ओपोजिट आपका दूसरा मोमेंटम बनता है, मतलब पहले 2 से जो आपका रिजल्टेंट है उसके ओपोजिट तीसरे का बनना है। तो आपने कहा वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस जो है ये v3 के साथ माइनस का साइन है, तो आपने कहना वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल जो है वो ओपोजिट है इनके रिजल्टेंट के, इसलिए नेगेटिव साइन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 2.5 वाला कहता है क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड, एक बॉल को अपवर्ड जो है फेंका गया है विद वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर/सेकेंड है, ठीक है। विद वेलोसिटी मतलब कि इस वेलोसिटी के साथ, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, एट एन एंगल 45 डिग्री के एंगल से विद द ग्राउंड, फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा बच्चों, ये विद द ग्राउंड लिखा हुआ है तो ये आपके पास जो है
ये देखिए ना, आपके पास यहाँ कहीं बाल है, उसको आपने हिट करवाया है। मैंने आपको जब टाइम ऑफ फ्लाइट ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला करवाया तो मैंने कहा था अगर तो वो कहता है ग्राउंड के साथ या एक्स एक्सिस, तो फिर आप जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक पढ़ा है फिर आप ये टाइम, हाइट और ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल में इसने एक न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया हुआ है। वर्टिकल अगर कहेगा तो आपके पास इसका कोई फार्मूला नहीं, ये चीज़ अपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो ये इसने हमें कहा ग्राउंड के साथ ही, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं एंगल हमने दिया, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट टी फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट करनी है, और हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी दूर गया ये भी आपने फाइंड करके देना है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने लिखा है हमारे इनिशियल गिवन में इनिशियल वेलोसिटी और थीटा दिया हुआ है। टू फाइंड में हमने सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, और फिर उसने कहा था कि कितना मैक्सिमम दूर तक गया, रेंज या ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने वहाँ फार्मूला सीखा था 2vi sin थीटा ओवर जी। अब देखें वी आई भी उसने हमें दिया हुआ, थीटा भी दिया हुआ, जी का भी हमें पता है 9.8 होता है, तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हैं। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, साइन 45 लेंगे तो 0.707 आएगा, ठीक है। और 9.8 आपका ऐसे आ गया। कैलकुलेटर पे इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको पीछे नहीं फिर आपने करना है। मतलब कैसे करना है बच्चे, एक एक स्टेप कर रहे होते हैं कैलकुलेटर को दोबारा से स्टार्ट करके, नहीं 40 मल्टीप्लाई 0.707 आपने किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। SD दबाएंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा। अब इसी आंसर को आपने बस लिखना है, डिवाइड दबाना है तो खुद ही आंसर डिवाइडेड बाय आ जाएगा, ठीक है। 9.8 आप करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 2.885 या 2.89 तक आप लिख लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसके साथ आपने सेकंड लिखना है क्योंकि ये टाइम है आपके पास। नेक्स्ट हमने हाइट करना था। हाइट के लिए हमने फार्मूला निकाला था vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। vi की वैल्यू भी दी हुई है, थीटा और g की तीनों वैल्यूज आपको दी हुई हैं। आपने वैल्यूज पुट की, 20 का स्केयर लिया 400, साइन 45 हमने लिया था, वो हमारे पास आ रहा था 0.707। तो देखें हमारे पास है साइन 45, आपके पास ये आपको आंसर दे रहा है, इसका आपने लेना है स्केयर। जब स्केयर लोगे तो ये 0.5 आपको आंसर देता है, ठीक है। तो ये मैंने स्केयर लेके 0.5 निकाला हुआ। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ बन जाएगी। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है बस आपने डिवाइडेड बाय वाला बटन दबा के 19.6 लिखना है, तो हाइट आपकी 10.2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। लास्ट उसने कहा था डिस्टेंस या रेंज आपने फाइंड करनी है, तो रेंज आपके पास है vi स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। vi भी दिया हुआ, थीटा भी और g भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमने वैल्यूज पुट की। सबसे पहले तो 2 को आपने 45 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास 90 बन जाएगा। साइन 90 पे पता है आपको 1 देता है, तो 200 का स्केयर 20 का स्केयर लेंगे 400 आएगा। 400 को 9.8 से जो है आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 41 मीटर आ जाएगा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 6। कहता है 20 ग्राम बाल, एक बाल है जिसका मास है 20 ग्राम, हिट्स द वॉल ऑफ अ स्कैश कोट। कहता है कि एक उस स्कैश कोट की जो है दीवार के साथ एक बाल ने हिट किया है और उस पर कॉन्स्टेंट फोर्स 50 न्यूटन की लगी है। तो कहते हैं इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, जिस टाइम मतलब फोर्स ने जाके असर किया है वो वाला टाइम जो है 0.50 है सेकेंड है। तो फाइंड द इम्पल्स। इम्पल्स आपने पढ़ा था ना कि इम्पल्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है, जिसका फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई डेल टी, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो देखिए हमें मैथ दिया हुआ है, उसके बाद उसने फोर्स हमें दी हुई थी कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन, एफ की हमें ज़रूरत है और टाइम भी उसने हमें 0.5 जो है सेकंड दिया हुआ है। अच्छा मैंने ऊपर 0.50 लिखा है और यहाँ 0.5 लिखा है, तो ये पहले मैं कंफर्म कर लूँ। तो बुक पे जो है आपका 0.50 सेकेंड्स है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमने कहा फोर्स और हमें टाइम दिया हुआ है, मैथ्स भी आपको दिया हुआ है। मैथ्स वैसे मेरे ख्याल में यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इसको आपने किलो में अगर करना है तो ऊपर के लिखेंगे और नीचे 1000 के साथ जब तकसीम करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। हमने कहा इम्पल्स फाइंड करना है, एज वी नाउ इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाई डेल टी। फोर्स की वैल्यू आपको 50 दी हुई है और डेल टी आपको 0.50 दिया हुआ है। तो कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, आंसर में कुछ चेंजिंग आ रही है। 50 मल्टीप्लाई 0.50 जब हम लोग करेंगे तो हमें 25 न्यूटन सेकंड दे रहा है, तो कोई इसमें फ़र्क नहीं आ रहा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 भी जो है न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरह का ही है, ठीक है। कहता है अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, एक फुटबॉलर ने बॉल को किक किया है, ठीक है। द एवरेज फोर्स ऑन बॉल, तो फोर्स जो उसने लगाई है वो 240 लगाई है, एंड द इम्पल्स लास्ट, और कहता है इम्पल्स जो उस पर रहती है फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड, और इम्पल्स जो उस पर रहती है ना, इम्पल्स का मतलब जो असर रहता है वो 0.5 सेकेंड, मतलब ये आपको टाइम दिया हुआ है। तो आपने चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल पी फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको पीछे बता दिया था कि आपके पास
जो होती है, इम्पल्स होती है, वो चेंज इन मोमेंटम ही होती है, ठीक है। और उसका फार्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई डेल टी। तो आपने ये चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, तो एफ भी है और डेल टी भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। कहते हैं स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और बताना है कि चेंज इन मोमेंटम जो आपने निकाला है डेल पी, इसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे ए वाला पार्ट के डेल पी निकालेंगे। उसके लिए हमने फार्मूला लगाया एफ मल्टीप्लाई डेल टी। एफ आपके पास 240 है, डेल टी 0.25 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 न्यूटन पर सेकेंड आएंगे। अब आपने टॉपिक में सीखा हुआ है कि चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है और इम्पल्स, तीनों ही एक डायरेक्शन में होती हैं। तो इसका मतलब है कि आप क्या लिखेंगे कि द चेंज इन मोमेंटम इज सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स, दैट इज द डायरेक्शन इन विच फुटबॉलर किक दी बॉल। कि आपने कहना है कि चेंज इन मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे वहाँ ही आपके पास मोमेंटम में तब्दीली आएगी, ठीक है। तो आपने ये वाला इसको पॉइंट जो है इधर मेंशन कर देना। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 कहता है एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजेंटली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू ड्रॉप अ बम्प ऑन अ टारगेट। एक आपके पास एरोप्लेन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये मूव करना शुरू हुआ है हॉरिजेंटली, ठीक है। और कितना ये हाइट इसकी कितनी है, 8 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ज़मीन है, ज़मीन से 8 किलोमीटर ऊपर है और ये हॉरिजेंटली मोशन कर रहा है। तो कहते हैं फाइंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज। अगर यहाँ था और मूव करते करते अपने टारगेट पे आया तो कहते हैं उसका हॉरिजेंटल जो नीचे डिस्टेंस बनेगा वो आपने फाइंड करके देना है। तो हमें मतलब उसने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन उसने कहा इनिशियल वेलोसिटी का मैंने हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो VIX आपके पास होगी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और साथ उसने हाइट हमें बताई हुई है 8 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमने लिखा एज हमारे पास कितना है 8 किलोमीटर, किलो को ख़त्म करेंगे तो 8000 आपके पास, मतलब के की जगह आप जब 1000 लगाएं तो 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 मीटर बन जाएगा। हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस बताना है जिसको एक्स के साथ शो करते हैं। अच्छा, जब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था तब हमने पढ़ा था ना S=VT से हमने निकाला था X=VIX मल्टीप्लाई टी हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए। अगर मैं आपको बुक पे भी दिखा दूँ, हमने यहाँ से निकाला था ना X=VX मल्टीप्लाई टी, और इसी में हमने Y=12 GT का स्केयर निकाला था। तो यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ कि हमें पता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस X होता है, VIX मल्टीप्लाई टी, हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस ही फाइंड करना था। इसके लिए सेकंड हम लोग क्यों यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास T नहीं है, हमारे पास VIX और H है। अब हमने T फाइंड करना है, तो फिर उसके लिए हमने दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था Y=12 GT का स्केयर। तो यहाँ से हम लोग T फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है Y असल में वर्टिकल कंपोनेंट हमें जो है क्या दिया हुआ है इसने 8000, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब आपके पास y था ना, तो ये आप इसको एज को y के साथ रिप्लेस करोगे। तो सबसे पहले तो y=12 GT का स्केयर, यहाँ से t स्केयर अगर आपने निकालना है 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा, g आके डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने ये स्केयर खत्म करना है तो स्केयर रूट आपको लेना पड़ेगा, ये स्केयर रूट से खत्म। y की जगह आप मैंने बताया कि y आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, x आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। तो y की जगह उसने एज की वैल्यू क्या दी 8000, g आपको पता 9.8 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर डिवाइड फिर आपने करना है, डिवाइड करके फिर आपने स्केयर रूट लेना है। देखिए 8000 को जाहिर 2 के साथ करेंगे 16000 आएगा, तो 16000 को आपने तकसीम कर देना है 9.8 पे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका आपने स्केयर रूट आंसर कर देना है। तो आपके पास 40.40 या 41 सेकेंड आपके पास जो है टाइम आया, टी आया। हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड करना था लेकिन टी नहीं था, इसके लिए हमने ये सारा काम किया। तो अब टी भी हमारे पास आ गया और VIX भी है। तो आपने क्या करना है, दोनों की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 80 मीटर आपके पास आएगा। अब इसको किलोमीटर में करना है क्योंकि उसने हमें जो है हाइट भी जो थी किलोमीटर में दी हुई थी, तो इसको भी हमने किलो में करना है। तो यहाँ आपका पॉइंट पड़ा, इसको 3 डिजिट मूव करवा दो, 3 डिजिट मूव करवा दो तो 8.080 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10³ बन जाएगी। 10³ को आप बाद में किलो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 9 कहता है वाई डज रेंज आर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन द सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम थीटा टू थीटा डैश। कहता है आपने पहले बताना, ये हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया था लेकिन फिर भी चले दोबारा कर लेते हैं। कहता है कि वाई डज रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल की रेंज क्यों सेम रहती है। मैंने वैसे आपको वहाँ क्या रीज़न दी थी कि अगर आपके पास कोई से 2 एंगल आपको देते हैं, उनको अगर आप प्लस करते हो 90 डिग्री आपका आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब है उनकी रेंज सेम होगी। तो यही रीज़न हम लोग यहाँ दे देंगे। कहते हैं कि बताएं कि रेंज क्यों सेम रहती है जब एंगल जो है थीटा को आप थीटा डैश से चेंज करते हो। तो इसकी रीज़न, इसका जवाब क्या देंगे। देखिए हमने कहा फर्स्ट एंगल थीटा है, सेकंड एंगल हमें थीटा
थीटा डैश दिया हुआ। तो पहला जवाब देने लगे वाई रेंज सेम, तो हम आप क्या करेंगे, दो एंगल्स को प्लस करेंगे, अगर 90 आ गया तो फिर रेंज सेम होगी। तो थीटा प्लस थीटा डैश, थीटा का आंसर पहला तो आपके थीटा ही आंसर है, दूसरे का आंसर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, आपका 90 डिग्री आ रहा है, मतलब दो एंगल्स को प्लस किया 90 डिग्री आ रहा है। तो हमने कहा इफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, आगे आपने आई डॉट ई लिख के 90 डिग्री, देन रेंज विल बी सेम फॉर बोथ एंगल। ये हमने टॉपिक में भी सीख लिया बताया। फर्स्ट तो हमने सीख लिया, सेकंड में उसने हमें क्या पूछा, आल्सो शो दैट फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन द रेशियो आर बाई आर डैश इज इक्वल टू 1। कंप्लीमेंट्री एंगल तो अभी हमने देखा कि 90 डिग्री आ रहा है, तो कहता है आर को आर डैश पे डिवाइड करो तो आंसर 1 लेके आना है। तो दूसरा हम बी वाले पार्ट में कहेंगे आर को आर डैश पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आना चाहिए, तो हमने बी वाले की हेडिंग दे दी। हमने कहा एस बिना और रेंज का फार्मूला ये होता है, एक हमारे पास आर है और दूसरा हमने आर डैश निकालना है, तो जब आर डैश करेंगे तो थीटा में चेंजिंग आ जाएगी, थीटा डैश आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थीटा डैश जो है आपके पास जो है उसका आंसर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपने ये पुट कर दिया। अब 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 90 और आगे 2 मल्टीप्लाई थीटा आपका बन जाएगा, मतलब 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब आपने जो है मैथ्स में आपने 10.1 जो कि जिसकी वीडियो मैंने आज ही अपलोड करनी है शाम तक, तो उसमें हमने सीखा है कि अगर आपके पास जो है ये वाली 90 का अगर इवन मल्टीपल है तो साइन रहेगा और साथ आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा आपके पास आ गया डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ये आपके पास आर डैश आ गया। आर का भी आंसर हमने पहले ले लिया था, आर डैश में 2-3 स्टेप्स हुए हैं क्योंकि वहाँ थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ी, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने आर को इक्वेशन नंबर 1 कहना है। ठीक है, ये जो आपने आर का आंसर लिया इसको आपने कहा इक्वेशन नंबर 1, और जो अभी आर डैश का आंसर निकाला है इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। जब डिवाइड करोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी और साइन 2 थीटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 आएगा। तो आर बाई आर डैश का आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10, कहता है अ ट्रॉली ऑफ मैस, एक ट्रॉली है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम है, मूविंग विद वेलोसिटी 1.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसका मैस भी 1 किलोग्राम है और वेलोसिटी भी उसकी 1.0 आगे लिखना है नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है, मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। कहता है कोलाइड टकराती है विद अ सिमिलर, उस जैसी एक ट्राली, मतलब उसी मैस की एक ट्राली आपके पास दूसरी ट्राली है जिसका नाम M2 है, 1 किलोग्राम की जो है ट्राली एट रेस्ट, वो रेस्ट की हालत में होती है। पहली जो है वो वेलोसिटी V1 जो है 1.0 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, दूसरी जो है रेस्ट की हालत में है। तो अगर V1 आपका 1 है और दूसरी रेस्ट की हालत में है तो V2 आपका 0 होगा। अब आपने क्या स्टेटमेंट फर्स्ट वाली में हमें कहता है, बुक से पढ़नी पड़ेगी, मैंने ऊपर लिखी नहीं है। कहता है आफ्टर कुलियन, जब टकराती है, टकराने के बाद दी फर्स्ट ट्राली कम्स टू रेस्ट, जब टकरा जाती है तो पहली ट्राली जो है वो रेस्ट पे आ जाती है, तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप साथ साथ अगर हम लोग डाटा भी देखते जाएं, ये टकराने से पहले वेलोसिटीज हैं अब टकरा गई हैं, तो पहले जब ट्राली टकराती हैं तो उसकी जो टकराने के बाद वो रेस्ट में आ जाती है, तो मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी उसको V1 डैश का नाम दे दिया, वो आपके पास 0 हो जाती है। ठीक है, कहता है कि दी फर्स्ट ट्राली कम्स टू रेस्ट वेयर एज द सेकेंड स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1.0 मीटर पर सेकेंड। जाहिर है एक ट्राली आके दूसरी ट्राली को लगी है तो पहली ट्राली रेस्ट की हालत में आकर दूसरी मोशन करना शुरू कर दिया। अब दूसरी की वेलोसिटी में बता रहा है V2 डैश बता रहा है 1.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले V2 आपके पास रेस्ट की हालत में जो ही टक्कर लगी है तो V2 ने 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन करना शुरू कर दिया। कहते हैं उसी डायरेक्शन में, शो दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलास्टिक कुलियन, तो आपने बताना है कि इलास्टिक कुलियन की एक एग्जाम्पल है। तो हमें पता है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कुलियन इलास्टिक होती है अगर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन बराबर आ जाए काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन के। ठीक है, तो चले ये करेंगे, इसके साथ सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेकेंड वाली स्टेटमेंट में कहता है आफ्टर द कुलियन, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब वो टकराई हैं दे स्टिक टुगेदर। जाहिर है वो मशीनरी टाइप आपके पास एक चीज़ बनी होती है, उसका कोई पुर्जा भी तो आपस में स्टक हो सकता है, जुड़ सकता है, दोनों ट्रालियाँ जो हैं एक दूसरे में फंस सकती हैं, तो वो कहता है स्टिक टुगेदर एंड मूव अवे विद द वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे में फंस गई हैं और दोनों जो है वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो है मोशन करना शुरू कर दी। ये केस 2 दिया हुआ है, केस 1 के लिए अलग हल करेंगे। तो मतलब जब फिर हमें ये वाली वेलोसिटी जो दी हुई है ये V1 डैश V2 डैश सेम दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकंड, तो आपने ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, ये आपका दूसरा केस है, कहता है कि अगर वो एक दूसरे में फंस जाए तो दोनों की वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड है। अब हमने दूसरे में क्या शो करना है, शो दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन इलास्टिक कुलियन, तो आपने बताना है कि ये इन इलास्टिक कुलियन की जो है एग्जाम्पल है। तो चलें ये दोनों चीज़ें करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है
हमने डाटा जो है नोट किया हुआ है कुछ इस पेज पे और कुछ इस पेज पे। तो सबसे पहले हमने इलास्टिक कुलियन, तो इलास्टिक कुलियन के लिए हमारे पास जो है पहले वाला हम लोग हल करने लगे हैं। तो मैंने कहा इलास्टिक कुलियन के लिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपके पास, और ये आफ्टर कुलियन जो है वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, फाइनल। दोनों के आंसर्स निकालते, अगर दोनों के आंसर्स बराबर आ गए तो हमारे पास इलास्टिक कुलियन होगी। सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने लगी हूँ। तो हमारे पास दो ट्रालीज थी, तो पहली की हाफ m1v1 का स्क्वायर और दूसरी ट्राली का हाफ m2v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें जो डाटा हमने लिखा हुआ है, हमने कहा था कि m1 पहली ट्राली के लिए 1 है और v1 भी 1 है, तो हमने m1 और v1 की जगह 1 1 लिख दिया। और m2 1 था और v2 0 था स्टार्ट में, तो v2 की जगह हम लोगों ने 0 लिख दिया। ठीक है, m2 आपके पास यहाँ 1 है और v2 हमने 0 लिख दिया। अब देखें 0 का स्केयर लेंगे 0 आएगा, 0 इस सारी रकम को 0 काट देगा। 1 का स्केयर लेंगे 1 आएगा, 1 को इन तीनों 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 ही आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई या काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन आ गई। अब हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, मैस m1 m2, मैस में तो कोई तब्दीली नहीं थी, आई वेलोसिटी में आई थी। तो पहली वेलोसिटी को v1 डैश का नाम दे दिया और दूसरी वेलोसिटी को v2 डैश का दे दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हाफ mv स्क्वायर। तो ये पहली ट्राली के लिए और ये दूसरी ट्राली के लिए। ठीक है, अब हमने पहला केस जो है जिसमें हमने कहा था, देखें मैस m1 तो आपके पास सेम रहेगा 1 और मैस m2 भी आपके पास 1 है, क्योंकि उसने कहा था सिमिलर ट्रालीज हैं। तो v1 डैश और v2 डैश, हमने v1 डैश आपके पास 0 है और v2 डैश आपके पास 1 है, तो v1 डैश की जगह 0 और v2 डैश की जगह मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, 0 की वजह से सारी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ 1/2 और इनका 1 का स्केयर लेंगे 1 आएगा और तीनों 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 बनेगा डिवाइडेड बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल का आंसर बराबर आया है। ठीक है, तो आपके पास लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन, सो कुलियन इज इलास्टिक। ठीक है, पहला तो हमने काम कर दिया। अब दूसरे वाले में पार्ट बी में उससे पूछा हुआ था कि v1 डैश v2 डैश दोनों का आंसर तो आपने 0.5 मीटर पर सेकंड लेना है। तो आपने बताना है कि कुलियन आपके पास इन इलास्टिक है। तो थोड़ा सा आपने पहले स्टेटमेंट में लिख देना है कि इफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट स्टिक्स एक दूसरे में फंस जाएं टुगेदर टू मेक अ सिंगल मैस आफ्टर कुलियन। तो जाहिर है जब दोनों एक दूसरे में फंस गए तो वो एक मैस बन गया। अब दोनों ने इकट्ठा मोशन करने लहदा तो नहीं ना मोशन होनी है, आपने समझना है कि एक बॉडी है तो एक सिंगल मैस के तौर पर जो है वो मोशन करेंगे। तो फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपने निकालनी है। अच्छा मुझे बताएं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में कुछ फ़र्क पड़ेगा? इनिशियल में तो कुछ नहीं ना फ़र्क पड़ेगा, देखे ना, क्योंकि इनिशियल में m1 v1 m2 v2 यूज़ हो रहा है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। आपके पास सेकंड वाले में आफ्टर कुलियन मतलब कि v1 डैश कुलियन जब होगी उसके बाद चेंजिंग आनी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी 1/2 ही रहेगी। ठीक है, फाइनल में चेंजिंग आएगी, फाइनल हम निकाल के देख लेते हैं। तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस, मतलब पहली ट्राली के लिए और दूसरी ट्राली के लिए। अब उसने कहा v1 डैश और v2 डैश आपकी सेम बन गई है, 0.5 बन गई है, तो इसकी जगह भी 0.5 और v2 डैश की जगह भी 0.5। m1 और m2 का आपको पहले पता है कि 1 1 है। ठीक है, अब देखिए 0.5 का स्क्वायर लेंगे 0.25 आएगा डिवाइडेड बाई 2, ये 1 1 को मल्टीप्लाई भी करके देख लें वही चीज़ आनी है। 0.5 का स्क्वायर लेंगे 0.25 और डिवाइडेड बाई 2। अब 0.25 को डिवाइड प्लस 0.25 करेंगे तो आपके पास 0.5 आना, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आपके पास फिर से आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मान की काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल और फाइनल का आंसर देखें। इनिशियल का पीछे हमारे पास आंसर क्या आया था भला, अगर हम लोग देखें 1/2 आया था, 1/2 0.5 के बराबर होता है, और फाइनल का आया 0.25। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है आई, तो ये भी आपकी कुलियन जो है इन इलास्टिक कुलियन है। तो अगर मैं आपको बुक पे दिखाऊं जो चीज़ें मैंने आपको उसमें बोलनी है वही सेम इस पे लिखी हुई हैं कि जब आपके पास इन इलास्टिक कुलियन इज 1, इन इलास्टिक कुलियन कौन सी होती है, इन विच द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर। जब कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो वो स्टिक हो जाते हैं टू मेक अ सिंगल मैस, और एक सिंगल आपके पास मैस बन जाता है आफ्टर कुलियन। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसने काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या लिखा है कि कुलियन इज इन इलास्टिक। कब इन इलास्टिक होती है? जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग सिस्टम इज नॉट कंजर्व। जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन अगर बराबर ना आए तो वो आपके पास क्या हो जाती है, कंजर्व हो जाती है। और उसके बाद उसने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाला है जो कि आप एक न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, तब मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर हमारा जो है 11 वाला, कहता है कि अ रेलवे वैगन ऑफ मैस, एक वैगन है जिसका मैस ये है और उसकी वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकंड। तो मैंने पहली वैगन के लिए ये उसका मैस लिखा और उसकी वेलोसिटी साथ लिख दी। कोलाइड टकराती है विद अनदर वैगन, एक और वैगन के साथ जिसका मैस ये है लेकिन वो किस हालत में, रेस्ट की हालत में। तो मैस आपने लिख दिया ये, रेस्ट की हालत में जो चीज़ हो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। कहता है दे स्टिक, ये भी स्टिक हो गया, तो स्टिक का मतलब है वो एक मैस बन गई है, ठीक है। दे स्टिक टुगेदर एंड मूव ऑफ, वो एक दूसरे में फंस गई और इकट्ठी जो है उन्होंने मोशन करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं फाइंड दी कंबाइंड वेलोसिटी, तो आपने उनकी कंबाइंड वेलोसिटी, अभी आपने ऊपर सीखा है कि आपके पास उसने न्यूमेरिकल में कहा था कि जब एक जिस्म बन जाएगा तो फिर v1 डैश v2 डैश आपके पास v होगा, जो कि उसने ऊपर वाले न्यूमेरिकल में 0.5 दिया हुआ था। तो जब एक बॉडी बन गई तो वेलोसिटी भी तो आपके पास एक ही होगी ना, तो आपने v फाइंड करना है। तो m ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है डाटा में, v यूज़ हो रहा है, तो ये तो मोमेंटम में ही दो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आपने क्या लगाना है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कुलियन। अब m1 उसने पहले के लिए m1 दिया हुआ था 4 × 10⁻³ और उसकी वेलोसिटी दी हुई थी 3 मीटर पर सेकंड, तो मैंने ये पुट कर दिया। m2 जो मैस है वो दिया हुआ था 2 × 10⁻⁴ और v2 उसने कहा था रेस्ट की हालत में। देखिए मैंने पीछे आपको ऐसे लिखवाया ना वेलोसिटी, उसने कहा था रेस्ट की हालत में, तो v2 हमने 0 लिया था। तो वही चीज़ कि आपने v2 की जगह ये आपने 0 पुट कर दी और m2 की जगह मैंने ये वाली चीज़ पुट कर दी। अब v1 और v डैश दोनों जो है v के बराबर है क्योंकि वो स्टक हो गई हुई थी, ठीक है। तो इन दोनों की जगह आपने v1 लिखा, मैस m1 जो है हमने वो पुट कर दी और m2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 10⁻⁴ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 4 को 3 से ज़रब देंगे तो 12 आएगा, 7 10⁻4 आ जाएगी और ये 0 की वजह से सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब 4 ज़रब 10⁻4 और 2 ज़रब 10⁻4 में तो सेम है, 4 में 2 जमा करेंगे तो 6, ठीक है। तो ये आपके पास 6 × 10⁻4 बन जाएगी। 10⁻4 से यहाँ कटिंग करनी, यहाँ काट लेनी, तो आपने v फाइंड करना, सारी टर्म जो है इस साइड में मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर दे, 10⁻4 से 10⁻4 खत्म, 6 को इसके साथ काट करें तो 6 2 12 होता है, तो v की वैल्यू आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 12, कहता है अ कार विद मैस, एक कार है जिसका मैस आपके पास ये मूविंग एट और ms-1 में इसकी वेलोसिटी। तो कार का मैस और उसकी वेलोसिटी पहली कार की आपको दे दी हुई है। स्मैशेस इनटू द रेयर एंड ऑफ अ कार, एक कार के साथ जो है इसके बिल्कुल करीब जो कार थी उसके साथ जाके टकराती है और उस दूसरी कार का मैस जो है आपके पास m2 जो है 1575 किलोग्राम है, मूविंग एट 5 ms-1 और दूसरी की, अब उसने रेस्ट में नहीं कहा, उसने कहा दूसरी की वेलोसिटी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है। कहते हैं इन द सेम डायरेक्शन। अब आपको ए और बी दो केसेस दे रहा है जो कि मैं नहीं लिखे हैं। ए वाला केस आपको दे रहा है, ये मेरे पास है 12 वाला न्यूमेरिकल। कहते हैं व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ द रैक्ड कार लॉक टुगेदर। तो कहता है कि जिस कार के साथ जाके टकराई है अगर वो लॉक हो जाती है, मतलब एक चीज़ बन जाती है, तो फिर आपने उसकी जो है वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अभी आपने लॉक के लिए वाला काम किया है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के, तो इस पर भी हम लोग वही लगा देंगे। और लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी, अभी जो मैंने आपको टॉपिक दिखाया तो उसमें ही लास्ट में उसने एक्सप्लेन किया कि लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करें तो आपके पास लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो चले हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ आपका ए वाला, ये बी वाला, यहाँ आपने 2 फाइंड की हेडिंग देनी है और नेक्स्ट आपने कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे। तो यहाँ आपने कैलकुलेशन की सारी हेडिंग दे के आपने कहना बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने जो है फाइनल वाली वेलोसिटी मूव फाइंड करनी है, लेकिन उसने क्या स्टक हो गई हुई हैं, तो ये v1 डैश v2 डैश को आपने v का नाम दे लेना, ठीक है। m1 v1 m2 v2 सबकी वैल्यूज उसने दी हुई हैं, वो आपने पुट कर दी। यहाँ भी m1 और m2 की जगह आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये चीज़ आ जाएगी, 5 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो 2150 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो आपके पास 16,500 आएगा और ये वाली वैल्यू आपकी एज इट इज़। v के साथ 2150 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7.67 मीटर पर सेकंड की आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने करना था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपके पास, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी m2 v2 डैश का स्क्वायर, और इनिशियल के लिए आप लोग ये वाली चीज़ लगाएंगे, ठीक है। अब जो है उसने हमें जो है हाफ आपके पास ऐसे m1 भी दिया हुआ है और v1 डैश और v2 डैश आपके पास जो है उसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बी वाले पार्ट के लिए देखिए उसने लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी का हमें फार्मूला दिया हुआ है। पेज नंबर हमारा है, पेज नंबरिंग कहाँ इसने लिखी हुई है,
43 पेज पे है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपके पास है। तो यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। हमने कहा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल के लिए आपके पास मैस m1 v1 था, m2 v2 था, और फाइनल के लिए हमने वैसे v का ही नाम दे दिया। तो बेशक आप v का स्केयर और v का स्केयर लिख लेंगे, v1 डैश का स्केयर v2 डैश का स्केयर लिख लिया, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ आपने सारी वैल्यूज पुट की, बस ये v1 आपके पास नई चीज़ है जिसकी जगह आपने 7.67 जो है वो पुट करना है इस v और इस v की जगह, ठीक है। तो ये दोनों में मैंने वैल्यूज पुट कर दी हुई है। अब आपने 15 का स्केयर लेना है, उसको 275 के साथ जड़ब करेंगे तो आपके पास ऊपर ये चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2 आपका ऐसे ही। 5 का स्केयर लेंगे 25 आएगा, 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही आपने इस सारे को हल करके तो ये वाली चीज़ बना लेनी है। अब इसको 2 के साथ आपने क्या करना है, देखिए नीचे सेम एलसीएम है, तो आसान तरीका है इन दोनों को प्लस करो, जो आंसर है इसको 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। फिर आपने इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है तो आपकी ये चीज़ बन जाएगी। दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 21083.3 जूल आपका जो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी। अगर समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।